महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मूल अंग्रेजी पुस्तक श्री नीलेश शोक, हिंदी पुस्तक डॉक्टर प्रकाश मोघे। अध्याय 4, महाभारत की खगोल गणना। जबकि पश्चिम ये सोच रहा था कि शायद ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 6000 साल पुराना है, उस समय भारत पहले ही ये विचार कर चुका था कि जितनी गंगा पे रेत के कण हैं उतनी ज़्यादा या उससे ज़्यादा विभिन्न कालखंड हैं, अलग अलग युग हैं और इतनी ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। इतने महान ब्रह्मांड की कल्पना भारत कर चुका था कि जिसके सामने ये जो हम वर्तमान पूरी जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमको एक लहर से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगती है। ह्यूस्टन स्मिथ। जब आप आकाश को देखते हैं और हो सकता है आपको कोई एक विशेष चमकता हुआ तारा बहुत अच्छा लगे, या तारों का एक समूह आपको जो कि कुछ अर्थ बना रहा है, कुछ आपको लग रहा है कुछ फॉर्मेशन है या कुछ ऐसी चित्र बना रहा है, वो आपको अच्छा लगे। कोई विशिष्ट ग्रह अगर आपको आकर्षित करता हो या जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश पुंज हो वो आपको आकर्षित करता हो, और आपका कोई भी प्रयास जो कि इतने अनंत जो ब्रह्मांड है जिसका आप एक अंग हैं, उसको देखते हुए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, भले ही आप उसको एक शौकिया तौर पे देखें, एक अनाड़ी की तरह देखें या एक बहुत ही उस क्षेत्र के विशेषज्ञ की तरह देखें, लेकिन कुल मिला के आप जो एस्ट्रोनॉमी है या कुल मिला के जो खगोल शास्त्र है इसके क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। आदिकाल से लोगों ने जो आकाश है उसको एक मार्गदर्शक की तरह से लिया है। अपने भले जमीन पे वो सफ़र कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं या आकाश या पानी में यात्रा कर रहे हैं या उनको समय का एक नापना है, तो आकाश की सहायता उन्होंने ली है। जो विभिन्न खगोलीय घटनाएं होती हैं आकाश में, उसको वो उसके सामने या उसकी तुलना में वो अपने कार्य को नापते हैं या समय की गणना करते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है और ऐसा अभी भी होता है। और महाभारत का जो विषय वस्तु है वो नक्षत्र व्यवस्था पे आधारित है और सूर्य और चंद्र की व्यवस्थाओं पे, गणनाओं पे आधारित है। और इसी संदर्भ को और इन्हीं सब की तुलना और इन सब के अध्ययन से इसको महाभारत का पूरा जो है विषय वस्तु वो उस पर आधारित है। महाभारत का कैलेंडर। मैं महाभारत कैलेंडर ये जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ये बहुत ही एक व्यापक संदर्भ में प्रयोग कर रहा हूँ। जो संदर्भ मेरे दिमाग में है वो उसमें भारत का जो दिन और भारत का जो महीना और भारत में जो वर्ष और विभिन्न ऋतुएं और युग इत्यादि गणना करने की जो पद्धति है वो सब मेरे दिमाग में है, और उनको करने के जो नियम है वो मेरे सोच में है जब मैं ये सब गणना कर रहा हूँ। और ये जो बौद्धिक विकास है या जो गणना करने की पद्धतियाँ हैं ये अभी भी विकसित हो रही हैं। और लेकिन मेरा स्पष्ट उद्देश्य ये है कि मैं अपने आप को जो संपूर्ण व्यवस्था, जो संपूर्ण वर्णन है उसमें महाभारत के समय जो भी कालगणना के निषक थे या कालगणना के जो आधार थे उसी पे अपने आप को स्थिर रखूं और उसके संदर्भ में मैं सब गणनाएं कर रहा हूं। हालांकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मेरा प्रयास कुल मिला के ये है कि महाभारत के अंदर, महाभारत जो ग्रंथ है उसके अंदर जो व्यवस्थाएं दी है उसको आधार मान के ही मैं सारी गणनाएं करूं। संवत्सर या वर्ष, जिसको हम एक साल कहते हैं, महाभारत में जो साल परिभाषित किया गया है वो चंद्र सूर्य के संदर्भ में स्थापित किया गया है। वर्ष, सत्र और संवत्सर ये अदल बदल के एक साल को दर्शाने के लिए ये तीनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग समय पे किया गया है, लेकिन इन तीनों शब्दों का वर्ष, सत्र और संवत्सर, इन तीनों शब्दों का अर्थ महाभारत के संदर्भ में एक साल या एक कैलेंडर ईयर जिसको कहते हैं वो निकलता है। मैं ये मानता हूँ
कि जो वैदिक काल की जो पद्धति है कि जो यज्ञ किया जाता था या जो सत्र किए जाते थे वो स्पष्ट समय का मापन याद रखने के लिए या समय को ध्यान रखने के लिए किए जाते थे। ऐसा महाभारत आने तक ये जो है परंपराएं स्थापित हो चुकी थी। और महाभारत की जो पुस्तक है उसमें भी ये कई बार संदर्भ आता है कि पांडवों ने जब वनवास पे गए थे तब उन्होंने सत्र की है और इस तरह से अलग अलग बार बार उसका वर्णन आता है। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ यज्ञ करना ही एक उद्देश्य नहीं होगा, साथ में यह भी उद्देश्य होता होगा कि उससे समय का मापन हो सके। वर्ष के लिए, एक साल के लिए वर्ष का जो प्रयोग होता है वो इसलिए भी होता है कि जो वर्षा काल प्रारंभ होता है वहाँ से इसका उद्गम होता है और समर, ये जो गर्मी है इसका अंत होता है और वर्षा काल का प्रारंभ होता है। एक साल के लिए वर्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एक जो दक्षिणायन सूर्य होता है उसके संदर्भ में किया गया है। और कई सारे जो वर्ष की शुरुआतें मानी जाती हैं उनमें से एक निश्चित तौर पे एक शुरुआत ये भी है कि दक्षिणायन अंत होता है और महाभारत समय पे माना गया है कि उसके बाद जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है इसलिए उसको दक्षिणायन से भी जोड़ा गया है। ये भी एक वर्ष का कॉन्सेप्ट है या वर्ष का एक विचार करने का बिंदु है। और उसी लिए सत्र, यज्ञ, संवत्सर ये सब उसी के बाद उसी को समानांतर शब्द है या उसके पर्यायवाची शब्द है। महाभारत में कोई विशिष्ट वर्ष प्रारंभ करने का ऐसा उसमें संदर्भ नहीं आता है, ऐसा उल्लेख नहीं आता है। लेकिन महाभारत में एक बात जरूर है कि जो रोज का जो पंचांग है या जो रोज की गणनाएं हैं वो चंद्रमा आधारित हैं और इसीलिए प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में 2 महीनों का अतिरिक्त जोड़े जाते थे ताकि जो सूर्य आधारित जो पंचांग है और जो चंद्र आधारित पंचांग है वो एक हो सके। महाभारत काल में जो दैनिक जीवन होता था उसके लिए चंद्रमा आधारित पंचांग चलता था, चंद्रमा आधारित महीना माना जाता था। लेकिन इसके साथ ही महाभारत की जो समाज था, महाभारत के समय जो समाज था उसको चंद्रमा से आधारित वर्ष और सूर्य से आधारित वर्ष दोनों के बारे में अच्छा सा ज्ञान था और अच्छा मालूम था। और ये सूर्य और चंद्रवर्ष की जो भ्रम था इसने दुर्योधन को भ्रमित किया कि पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया वो कैसे गिनना है, इस बारे में भ्रमित दुर्योधन को किया। युग शब्द का अर्थ, युग शब्द जो है इसके कई अर्थ माने गए हैं, लेकिन महाभारत के संदर्भ में विशेष तौर पर एक 5 वर्ष का जो अंतराल है उसको एक युग माना गया है, क्योंकि इस 5 वर्ष के अंतराल में 2 अधिक माह जोड़े जाते थे और इस तरह से जो चंद्रमा आधारित जो पंचांग था वो सूर्य आधारित पंचांग के बराबर हो जाता था। और भीष्म ने ये जो दो महीने जोड़े जाते थे इनको अधिक मास कहने की परंपरा शुरू की और इसको 5 वर्ष में 2 अधिक मास होंगे, ये उन्होंने निर्णय लिया। ऋतु 6 ऋतुएं प्रमुख मानी गई हैं और जिसमें करीब करीब प्रत्येक ऋतु में 2 महीने माने जाते हैं। जो ऋतुएं हैं उनके नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। एक चंद्र लूनर मंथ या चंद्रमा का एक महीना कैसे गिना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की जो प्रदक्षिणा करता है तो 27.3 दिवस में जो एक पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूमती है और पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष भी घूमती है। इसलिए ये सारी गणना जो है चंद्रमा को एक चक्र लगाने में पृथ्वी का ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि करीब करीब 29.5 दिन है या 29.5 डेज है। और ये जो पीरियडिक जो अलग अलग जो थोड़ा बहुत चेंज, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन चंद्रमा की गणना में आता है या चंद्रमा की अपनी दूरी पे, पृथ्वी की दूरी पे घूमने में जो महीने का फर्क आता है वो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की सापेक्ष जो गति है उसके कारण आता है। और फिर वो हर एक 29.5 दिन के बाद
वो फिर एक बार जिस स्थिति में थे उस पर आ जाते हैं, और इसीलिए इसको एक चंद्र का एक महीना कहा गया है। चंद्रमा का महीना गिनने की दो पद्धतियां अमांथा और पूर्णमांथा। चंद्रमा का जो एक महीना जाता है वो अमांथा जो पद्धति है उसके हिसाब से जो प्रथम दिन मतलब अमावस्या को पहला दिन माना जाता है, और अमावस्या जहाँ पे अंत होता है और नया चंद्रमा शुरू होता है, या जिसको कहते हैं अपन कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन, उसको पहला दिन माना जाता है। हालांकि महाभारत में ऐसा कोई स्पष्ट ऐसा उसका कोई उल्लेख नहीं है कि किसको चंद्रमा के महीने का पहला दिन माना जाएगा, और इसलिए हमको जो चंद्रमा के पहले महीने को जो मानते हैं उसके लिए हमको जो मौजूदा साक्ष्य या मौजूदा उपलब्ध आंकड़े हैं उनको देखना पड़ता है। जो काने बीवी काने इन्होंने दो तरीके से प्रारंभ होने की गणना की है। पहली गणना ये है जिसको अमांता पद्धति कहते हैं कि चंद्रमा नया चंद्रमा का पहला दिन, या जिसको अपन कहते हैं प्रथमा, या जिसको अपन कहते हैं कि पड़वा, उसको पहला दिन गिनना, और फिर होते होते जब अगली पूर्णिमा आएगी उस दिन उसको अगला महीना शुरू होगा, ऐसा गिनना। ये एक पद्धति है। महाभारत में 12 महीने गिने गए हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा महीना गिना जाता है जो कि हर 2.5 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना या अधिक मास उसमें जोड़ा जाता है। जो 12 महीने हैं उनका नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या प्रस्थापद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। जिस नक्षत्र के करीब चंद्रमा होते हैं उस नक्षत्र को उस महीने को उस नक्षत्र का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर जो पूर्णिमा के समय चंद्रमा अगर कृतिका के पास है तो उस महीने को कार्तिक महीना कहा जाता है, और अगर चंद्रमा और इसी तरह से जो पूर्णात्मा सिस्टम है उसमें चंद्रमा को जो पूर्णिमा का दिन होता है उसको पहला दिन माना जाता है, और अमावस्या के दिन को अंतिम मेहनत दिन माना जाता है। ऐसी दो पद्धतियां हैं समय गिनने की। मैंने इस पूरी पुस्तक में अमांता पद्धति को माना है, अर्थात जो प्रथम दिन है या पड़वा जिसको कहते हैं उसको अपन प्रथम दिन मानते हैं और महीने की शुरुआत मानते हैं। अमावस्या के अगले दिन को महीने की शुरुआत मैंने माना है, और फिर अगला चंद्रमा पूर्णिमा जो होती है उसको महीने का अंत माना है। पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पक्ष एक 13 से 15 दिन का एक ऐसा समय होता है, अंतराल होता है, जब चंद्रमा अपनी कला को बदलते हैं या चंद्रमा अपनी स्थिति को बदलते हैं कि वो एक पूर्ण चंद्र से लेके एक चंद्र न दिखे ऐसी स्थिति में जाते हैं, या उल्टा। पक्ष जो है वो एक नए चंद्रमा से शुरुआत होता है, और पूर्ण चंद्र होने के बाद वो शुक्ल पक्ष होता है, और शुक्ल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद। तो शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है कि उस पक्ष में चंद्रमा जैसे अमावस्या के बाद एक एक दिन चंद्रमा बड़ा बड़ा होते जाता है, ज़्यादा हमको उजला दिखता है या पूर्ण दिखने लगता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि वो शुक्ल हो रहा है, मतलब सफ़ेद हो रहा है या गोरा हो रहा है। और उसके बाद में पूर्णिमा के बाद में जब पूर्णिमा से अमावस्या का काल होता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा उसमें कलाएँ कम होती जाती हैं और धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं और हमको कम दिखते हैं। तो इस तरह से ये फिर जाके अमावस्या के दिन पूरा नहीं दिखते, और फिर से प्रथमा के दिन फिर से वो हो जाता है। तो इन दोनों को मिला के ये दोनों जो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनको मिला के एक चंद्रमा का महीना माना जाता है। चंद्रमा की कलाएं या विभिन्न उसके स्थितियां। चंद्रमा पृथ्वी से एक गोल डिश या गोल तश्तरी या एक प्लेट जैसा पृथ्वी से दिखते हैं, और चंद्रमा की आधी जो आधी सरफेस है या आधा चंद्रमा जो है उस पर सूर्य का हर समय प्रकाश पड़ता है। और चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है इसलिए हमको चंद्रमा का कम या ज़्यादा यही आधा जो उसका आधा जो क्षेत्र है या आधा चंद्रमा जो है यही हमको कम या ज़्यादा प्रकार में दिखाई देता है। प्रत्येक जो लूनर ऑर्बिट जो चंद्रमा का एक कक्षा है उसमें चंद्रमा की हमको अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। हमको अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, वहाँ से लेके धीरे धीरे दिखाई देने से लेके पूर्ण हमको पूर्णिमा के दिन दिखाई देते हैं।
और वापस जाके फिर वो धीरे धीरे कम होते होते अमावस्या के दिन फिर एक बार नहीं दिखता। तो ये जो नया चंद्रमा जिस दिन होता है उसको हम अमावस्या बोलेंगे, और जो पूर्ण चंद्र होगा उसको मतलब कहा जाता है, और जो पूर्ण चंद्र होता है उसको भारतीय पंचांग पद्धति में पूर्णिमा कहा जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो मतलब उनकी जो कृष्ण साइड होती है, जो डार्क या जो अंधेरे वाली साइड होती है वो हमारी तरफ होती है, इसलिए हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं अगर उस दिन सूर्य ग्रहण ना हो तो। और उसके अलावा जो पूर्ण चंद्रमा जिस दिन होता है या पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन हमको चंद्रमा की जो पूरी आधी जो पूरी जिसपे उजाला है सूर्य का, वो हमको पूरी साइड दिखाई देती है, और इसलिए सूर्य का पूर्ण प्रकाश करने के कारण वो हमको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, जैसे जैसे वो पूर्णिमा की ओर जाते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि कई दिनों तक चंद्रमा पूर्ण हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से जब हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, जब वो 90% मतलब शून्य, जो अमावस्या के दिन 0% जो उजाला रहता है, वहाँ से लेके पूर्णिमा को 100% वो उजाला रहता है। तो इस दौरान इस प्रक्रिया में जब वो 90% भी रहते हैं, 92% भी रहते हैं, 95%, 95% रहते हैं, 98% रहते हैं, तो हमको इतनी दूर से देखने के कारण वो करीब करीब पूर्ण ही दिखा देता। तो कई बार हमको ऐसा भी आभास होता है कि ये पूर्णिमा कितने दिन चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो कला है उनकी रहती है, अंदर सी गणनाएं होती रहती हैं, वो समय जाते रहता है, लेकिन वो यहाँ से हमको पूर्ण दिखा देता है, उतना लंबा अंतर होने के कारण। चंद्रमा की कलाओं का चंद्रमा और सूर्य का जो आपसी संबंध है उससे संबंध होता है, दरअसल उस पर ही वो आधारित होती है। जैसे कि जब नया चंद्रमा आता है या अमावस्या होती है, उस दिन सूर्य और चंद्रमा ये एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, और इसी तरह से पूर्णिमा जब होती है वो तभी होती है जब चंद्रमा और सूर्य करीब करीब विभिन्न दिशाओं में आकाश की रहते हैं। और इसीलिए चंद्रमा के समय कई बार सूर्य जो पूर्णिमा के समय चंद्रमा जो है आपको सूर्य उदय के साथ, सूर्यास्त के साथ ही आपको चंद्रमा दिखने लग जाता है, और इसी के साथ जब चंद्रास्त होता है तो करीब करीब सूर्योदय उस समय होते रहता है। दुनिया के अधिकतर क्षेत्रों में आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। और चंद्रमा की जो कलाएं हैं और उसका आकाश में सूर्य से जो एक कोणीय संबंध है, उस कारण हमको दिखे कुछ भी, लेकिन जो गणितीय गणना है वो करना इससे बहुत ही आसान हो जाता है। विभिन्न तिथियां या महीने के विभिन्न दिन, कुल 15 तिथियां एक पक्ष में मानी गई हैं, जिनके नाम है प्रतिपदा अर्थात पहला दिन, पक्ष का पहला दिन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह से जो कृष्ण पक्ष में होता है वो सारे यही कहलाते हैं, सिर्फ जो अंतिम तिथि है वो पूर्णिमा की जगह अमावस्या कहलाती है। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो विभिन्न स्थितियां हैं चंद्रमा की, उनको महाभारत के समय महीना गिनने के लिए अभी भी गिनते हैं, लेकिन महाभारत के समय उस समय भी इसको इसी पद्धति से गिना जाता था। और जो तिथि के नाम हैं वो एक पक्ष में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की विशिष्ट स्थिति के हिसाब से उसको कहा गया था। महाभारत में जो दिन को नाम देने की जो परंपरा है, वो जो उस समय चंद्रमा के निकटस्थ जो नक्षत्र है उसके हिसाब से उसको देने की परंपरा है। और हम चंद्रमा का अगर नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं और पक्ष का अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा की बिल्कुल बराबर उसकी गणना, चंद्रमा की स्थिति की हम बराबर गणना करके बता सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। भारतीय पंचांग में वो काल माना गया है जबकि सूर्य जो है ये धरती के ऊपर है या धरती के आभामंडल में है, और रात्र वो काल माना गया है जबकि वो दिखते नहीं है या धरती के दूसरी तरफ रहते हैं। इसलिए अहोरात्र ये जो शब्द का प्रयोग होता है, अहोरात्र का अर्थ होता है जो आज की गणना के हिसाब से हम 24 घंटे जिसको हम कहते हैं 24 घंटे का दिन, कि अहोरात्र दिन और रात मिला के जो एक पूरा दिन बनता है उसको ये माना गया है। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अहम और रात्र है इनको महाभारत काल में भी 24 घंटे माना गया था,
जो दिन था उसको फिर से कुछ मुहूर्त 30 मुहूर्त में उसको बांटा गया था, और एक मुहूर्त मतलब एक दिन में 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते थे, और जिसके और आगे भी और छोटे छोटे उसके अंश किए गए थे। नक्षत्र या चंद्रमा की पत्नियां। सूर्य का जो एक बहुत ही समय गणना आसान, सूर्य का निश्चित समय पे उगना, ये पुराने ज़माने में समय की गणना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, बहुत महत्वपूर्ण आधार था। फिर भी जब आपको समय की गणना करना हो, बहुत अचूक गणना करनी हो, तो आप हमेशा एक जो वस्तु घूम रही है उसको आप किसी जो वस्तु स्थिर है उसके संदर्भ में ही गणना कर सकते हो कि उसका घूमना कितना सही है। हालांकि बहुत ही गंभीरता से अगर लें तो प्रत्येक जो आकाश में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र, जो भी कुछ है, वो सभी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा जिस गति से घूमता है उसकी तुलना में जो नक्षत्र या दूसरे तारे हैं वो उतनी गति से नहीं घूमते हैं। इसलिए उनको स्थिर मान के उनके संदर्भ में जो चंद्रमा का मूवमेंट है या चंद्रमा की जो गति है उसका अवलोकन करना, उसको नापना काफ़ी आसान माना गया। और इसीलिए चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, जो उनकी जो मूवमेंट है या उनकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसको विभिन्न नक्षत्र जो हैं जो करीब करीब स्थिर हैं चंद्रमा के संदर्भ में, उनके संदर्भ में उसको हमेशा माना गया, उसको एक अच्छा की आधार माना गया कि इसके आधार पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और महाभारत के समय जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो उनके पूर्वजों का द्वारा विकसित की हुई नक्षत्र गणना की जो पद्धति है उसी को वो मान के चले आगे। और नक्षत्र जो है एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट एक तारा भी हो सकता है, जैसे कि चित्रा तारा है, या तारों का समूह भी हो सकता है जैसे कृतिका है। लेकिन ये इसके आधार पे इनको एक मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस या इनको आधार मान के उसके आधार पे जो है चंद्रमा, तारे और विभिन्न जो कॉमेट, जो विभिन्न ग्रह हैं, उनकी गणना की जाती थी। ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा के जो कितने नक्षत्र हैं, इनकी चंद्रमा के जो आवश्यक नक्षत्र कितने हैं चंद्रमा का पूरा परिक्रमा को जानने के लिए, इसको जब वो गणना की गई तो ऐसा दिखता है कि ये आधार माना गया कि चंद्रमा को कितना समय लगता है। तो चूंकि चंद्रमा को एक पूरा साइकिल करने में, पूरा अपने कक्ष पे घूमने में 27.7 दिन लगते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों की गणना की गई या 27 नक्षत्रों को माना गया कि 27 नक्षत्र हैं जिनके संदर्भ में चंद्रमा जैसे जैसे आगे जाते हैं तो एक एक नक्षत्र को निकलते जाते हैं, तो उस तरह से उसको माना गया। ये नक्षत्र की जो पद्धति है या नक्षत्र की जो व्यवस्था है, ये दूसरे भी जो आकाशीय जो अन्य ग्रह हैं या अन्य प्रमुख आकाशीय गणना करनी है उसके लिए भी इनको आधार मान के गणना की गई। क्योंकि चंद्रमा जो है प्रत्येक नक्षत्र पे अपने 27 दिन के प्रवास में प्रत्येक नक्षत्र पे महीने में एक बार मिलने आते हैं, इसलिए इसको एक साहित्यिक तरीके से या एक उसको रोचक बनाने के लिए ऐसा माना गया कि चंद्रमा अपनी 27 पत्नियां हैं उनकी, और प्रत्येक पत्नी के यहाँ महीने में एक दिन वो आते हैं, और इसलिए उसको ऐसा 27 पत्नियां जो नक्षत्र को कहा जाता है उसको इसलिए कहा जाता है। और उसके बाद जब एक महीना पूरा होता है फिर उसी पत्नी का फिर से नंबर आता है, और इन सभी पत्नियों को एक विशिष्ट नाम दिए गए और एक विशिष्ट देवता के साथ उसको जोड़ा गया, और इस तरह से इनकी गणना की जाती है। और इन सब की जो विभिन्न नक्षत्र है, जो योग तारा है, उससे संबंधित जो योग तारा है, जो देवता है, और इन सब के जो गणना है वो आपको टेबल 3 में दी हुई है, उस पर आप विस्तार से सब देख सकते हैं। कुछ नक्षत्रों के पर्यायवाची भी हैं और वो उस पर्यायवाची से भी जाने जाते हैं अपने मूल देवता के नाम के साथ, जैसे कि भाद्रपद, इनको प्रोस्थपद भी कहा जाता है, धनिष्ठा इनको श्रविष्ठा भी कहा जाता है, और शताभिषज को शतातार का भी कहा जाता है। और इसी तरह से उनके जो प्रमुख देवता हैं उनके हिसाब से भी थोड़ा नक्षत्र के नाम में थोड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन ये सारे परिवर्तन या जो भी एक
समानांतर नाम रखे गए हैं, इनमें सहयोग से या सौभाग्य से किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है, बल्कि वो उससे मदद ही होती है। और अन्य जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, मतलब महाभारत से इतर, महाभारत के पहले जो लिखा गया है, जो साक्ष्य उपलब्ध है, महाभारत के बाद में जो साक्ष्य उपलब्ध है, उन सबको और उन विभिन्न साक्ष्यों को अगर हम अध्ययन करते हैं और उनका इनसे मिलान करते हैं, तो हमको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र सभी एक ही नक्षत्र की बात कर रहे हैं, और कोई इसमें विरोधाभास या कोई ऐसी बात नहीं जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें कर रहे हो। और जो चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र के पास में हो, उसको उसकी स्थिति भारतीय पंचांग में उसको उसके हिसाब से गिना जाता है। और अगर आप खुली आंखों से देखेंगे और नक्षत्र को अगर आप पंचांग से देखेंगे, तो आपको एक दिन ज़्यादा या कम का ह्रास होता है या अधिक हो जाता है, ये फर्क इसमें पड़ता है। सूर्य की कक्षा, सूर्य की जो पृथ्वी के साथ सूर्य की जो कक्षा है, वो एक जितने महाभारत के खगोलीय गणना है उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन ये सारी गणनाएं सूर्यास्त के बाद, रात्रि के दौरान और सूर्योदय के पहले ये सारी गणनाएं की गई हैं, क्योंकि नक्षत्रों का ज्ञान जो हमें था उसके आधार पे सूर्य की स्थिति का गणना की गई। और सारे अन्य जैसे कि धूमकेतु और अन्य सारे जो खगोलीय ऑब्जेक्ट्स हैं या जो खगोलीय ग्रह हैं, उनकी गणना नक्षत्रों के संदर्भ में की गई। और जो उत्तरायण और दक्षिणायन जो सूर्य को गिना गया, वो नक्षत्रों के आधार पे गिना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य जब रहते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या पृथ्वी के जब हॉरिजन में रहते हैं या अपने इसमें दिखते हैं, उस समय उनके साथ कोई नक्षत्र गणना करना संभव ही नहीं है। इसलिए उनकी जब सूर्य अस्त हो जाता है या सूर्य उदय के पहले की जो होता है, उस स्थिति में चंद्रमा के संदर्भ में ये सारी गणनाएं की जाती है। सूर्य की कक्षा सभी खगोलीय गणनाओं का आधार है। और चंद्रमा जब अपनी कक्षा में घूमते हैं तो इस कक्षा को ये 2 बार इससे निकलते हैं या इसको 2 जगह काटते हैं। और इन दोनों इस समय ऊर्ध्वगमन और अधिगमन करते हैं। तो जब ऊर्ध्वगमन करते हैं उसको राहु कहते हैं, और जहाँ पे ये अधिगमन करते हैं उसको एक केतु कहते हैं। ये केतु शब्द जो है ये एक चंद्रमा के गमन की दृष्टि से महाभारत के विषय वस्तु में नहीं है या महाभारत के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केतु शब्द जरूर अवश्य कई बार महाभारत में आता है। और उसका जो उद्देश्य एक पताका की तरह से या एक प्रतीक के तरह से लिया गया है, एक केतु की तरह से, मतलब जैसे कि धूमकेतु। अब धूम शब्द के साथ केतु लगा दिया गया है, तो इसलिए इसका अर्थ कोई पुच्छल तारा या इसका अर्थ कोई पूंछ सी इस तरह से लिया गया है। और ये जो दोनों जो चंद्रमा के जो दोनों बिंदु हैं, जो दोनों गमन की स्थिति है, ऊर्ध्वगमन और अधिगमन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इनके आधार पे जो चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण होते हैं, उनकी गिनती करने में या उनकी कालगणना करने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। महाभारत में राहु को जो है वो एक चंद्रमा के अवरोह में ऐसी स्थिति, एक अवरोह की स्थिति में गिना गया है। पहले ही वो आप सूर्य ग्रहण को गिने या चंद्र ग्रहण को गिने, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहु को एक क्षेत्र माना गया है बजाय कि एक कोई विशिष्ट बिंदु के। विभिन्न ग्रहों का गमन, विभिन्न ग्रह नक्षत्र जो गमन करते हैं, जो गणितीय उनके आधार पर कैलकुलेशन की जाती है, वो एक रेखा में गमन करते हैं, मतलब बजाय किसी पर्टिकुलर पॉइंट के गिनने के, उसको एक व्यापक संदर्भ में गिना जाना चाहिए। जैसे कि जो चंद्रमा की जो गमन है, या जैसे राहु है, राहु का 18 वर्ष का एक काल होता है। इसका अर्थ ये होता है कि चंद्रमा उसी नक्षत्र, ये जो राहु है ये उसी नक्षत्र के पास 18 वर्ष बाद वापस आएगा। इसी तरह से जो अधिकतर जो खगोलीय प्लैनेटरी नोड, जो अधिकतर जो ग्रह हैं, उनका ये काल जो है ये 24,000 साल से लेकर 26,000 साल का होता है। अर्थात वो अपनी जो पूर्ववर्त स्थिति थी उसमें 24,000 से लेकर 26,000 साल के बाद आते हैं। ये वही स्थिति है या वही समय है जो कि
जो पूर्ण सिस्टम को भी 1 वर्ष अपनी दूरी पे करने के लिए लगता है। इसलिए जो ग्रह हैं उनको स्थिर मानना एक हर तरीके से एक निश्चित ही अच्छा है, क्योंकि वो इसकी तुलना में, चंद्रमा की तुलना में, और जो हम राहु की जो गति है उसकी तुलना में वो काफ़ी स्थिर रहते हैं, और इसलिए उनको आधार मान के सारी गणनाएं की जाती हैं। रेट्रोग्रेड एंड ऑब्लिक मोशंस ऑफ द प्लेनेट, अर्थात पतित ग्रह का पतित होना या उसका एक वक्री दिशा में चलन। ये देखा जाता है कि जो अगर एक रात से अगले दिन तक अगर आप आकाश को देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, जो तारे हैं उनके संदर्भ में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए दिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ग्रह है वो विपरीत दिशा में जाता है भले ही वो छोटे समय के लिए हो, लेकिन वो जो बैकग्राउंड, जो उसके पीछे जिस नक्षत्र के संदर्भ में हम गिन रहे हैं उसके संदर्भ में वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इसको हम रिट्रोग्रेड मोशन या इसको तारे का पतित होना कहते हैं। जो मरक्यूरी है वो अधिकतर 3 बार वर्ष में रिट्रोग्रेड करता है या 3 बार वर्ष में विपरीत दिशा में जाता है, और 24 दिनों के लिए उसका ये गमन होता है कि 24 दिनों तक वो विपरीत दिशा में जाता है। वीनस प्रत्येक 18 महीने में रिट्रोग्रेड करता है या पतित होता है या उल्टे दिशा में जाता है, और 42 दिनों तक उसका जो गमन है वो उल्टी दिशा में चलता है। और मार्स जो मंगल ग्रह है वो भी वो वर्ष में 2 बार रिट्रोग्रेड होते हैं या वर्ष में 2 बार पतित होते हैं, और उनका 80 दिन का ये कालांतर होता है जब वो उल्टी दिशा में, जबकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। इसी तरह से गुरु, शनि और यूरेनस और नेपच्यून और प्लेटो ये भी एक बार जाते हैं, लेकिन इनके जो दिन हैं, इनके जो इंटरवल हैं वो क्रमशः 120 दिन, 140 दिन, 150 दिन, 160 दिन और 160 दिन, ऐसा क्रमशः इनका समय रहता है जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। और इस समय जब ये इस स्थिति में जाते हैं, उल्टा जब ये ट्रेवल करते हैं अपने कक्ष से, तो इस समय ये ज़्यादा जो ये जितने चमकते हैं उससे अधिक चमक इनकी उल्टे जब जाते हैं उसमें दिखती है। और सभी ग्रह जो पृथ्वी के वलय के समानांतर जाते रहते हैं वो कई बार उस वलय से एक कोण बना के भी निकलते हैं, जिसको हम वक्री दिशा कहते हैं या ग्रहों का वक्री होना कहते हैं। ये जो वक्री होना है, ये इसको ज्योतिषी गणनाओं में बहुत ज़्यादा महत्व है, और ज्योतिषी गणना जो करते हैं उनको इसका अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं था जब तक कि परिस्थितिवश मुझे वो एक बार समझना नहीं पड़ा। महाभारत के समय ग्रहों का ज्ञान, ऐसा दिखता है कि महाभारत के समय जो खगोल शास्त्री थे उनको पूरी जो सोलर सिस्टम जो है, जिसको अपन कहते हैं पूर्ण सूर्य प्रणाली जो है, इसका पूर्ण ज्ञान था। प्लूटो तक का उनको ज्ञान था। हालांकि जो पाठक पढ़ रहे हैं उनको बहुत जान के शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी उनके गणनाओं में थे और उनके नाम उसमें लिखे हुए आते हैं। हालांकि अभी ये माना जाता है कि हर्शेल ने 1781 में यूरेनस, वेरियर ने 1846 में नेपच्यून और टॉम्बर्ग ने 1930 में प्लूटो की खोज की या उसको फिर से खोजा, ऐसा माना जाता है। लेकिन महाभारत के पूरी जो विषय वस्तु है या महाभारत की जो ग्रंथ है उसमें इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है। इसलिए ये मानने के बजाय कि वे महाभारत वालों को ये मालूम होगा, महाभारत के खगोल शास्त्रियों को मालूम होगा, मैंने इसको, मेरा जो भी दावा था या मेरा विचार था उसको मैंने पीवी वर्तक जो हुए हैं उनके संदर्भ में मैंने इसको टेस्ट करना या मैंने इसका परीक्षण करने की आवश्यकता समझी कि ये तीनों का उसको ज्ञान था कि नहीं, महाभारत के लेखक को इन तीनों का ज्ञान था कि नहीं। इस संदर्भ में महाभारत में जो उल्लेख आता है वो कम से कम 5 स्थानों पे ऐसा उल्लेख आता है जहाँ पे कि इस बात की हमको कल्पना हो सकती है, इस बात को मानना पड़ता है कि इनको इस बात का पूर्ण ज्ञान था। और
हम इस सारी चीज़ों को, इन सारी वस्तुओं को समझा सकते हैं तभी जब ये मान के चलते हैं कि महाभारत काल के जो खगोल शास्त्री थे उनको पूरे नवग्रह जो हैं उनका पूरा उनको ज्ञान था। ये सच है कि महाभारत में कुछ जगह पे जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो हैं उनका संदर्भ बहुत ही एक अस्पष्ट तरीके से उनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पीछे संदर्भ है 18 और 21, उसमें आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और इसी तरह से जो 24 और 25वां संदर्भ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो एक विशेष तरीके से इन तीनों ग्रहों को मान के चल रहे हैं कि महाभारत के समय इन तीनों ग्रह का आपको ऐसा अस्पष्ट पता लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि तीनों ग्रह का उनको ज्ञान था। और बहुत ही विशिष्ट तौर पे अगर अपन देखते हैं तो एक व्यक्तिगत एक जो 23वां संदर्भ मैंने दिया है उसको पढ़ने के बाद उसमें कोई शक ही नहीं रह जाता है कि उन्होंने विशिष्ट तौर पे इन तीनों ग्रहों को खोज की, मतलब तीनों ग्रहों के नाम दिए, इन तीनों ग्रहों का उसमें जिक्र किया या मेंशन किया, ये विशेष तौर पे नाम लेके मेंशन किया गया है। इसके बाद इसमें कोई शक ही नहीं रह जाता है। और ये देखना बहुत ही रोचक है कि यूरेनस से छोटे नेपच्यून और प्लेटो, ये जो दो ग्रह हैं जो कि यूरेनस से छोटे हैं और सूर्य के संदर्भ में यूरेनस से काफ़ी दूर हैं, उनका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख और बहुत ही विशिष्ट उल्लेख उसमें स्पष्टता के साथ किया गया है, जो कि यूरेनस की तुलना में उनका उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है और बहुत विस्तार से किया गया है। दूसरी तरफ मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इनके बार बार उल्लेख उसमें महाभारत में स्पष्टता से आते हैं और उनके उल्लेख और उनका जो संदर्भ के उस बारे में कोई शक ही नहीं रहता है। और महाभारत में बार बार इन पांच ग्रहों का बार बार उल्लेख आता है और वो उल्लेख उसी संदर्भ में आता है जिस संदर्भ में अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आता है। मरक्यूरी का उल्लेख बुध या चंद्रमा का पुत्र सोमपुत्र या शशिजेना इस तरह से आता है। वीनस का उल्लेख शुक्र या ब्रिकसून इस नाम से आता है, ब्रिक ऋषि के पुत्र के रूप में आता है। मार्स का उल्लेख कई सारे नामों से आता है, जैसे मंगल, अंगारखा, परुषा ग्रह मतलब कि दुष्ट ग्रह, लोहित अंगा और पृथ्वीपुत्र या धरापुत्र इस तरह से आता है। जुपिटर का उल्लेख प्रमुखता से बृहस्पति और गुरु इस तरह से आता है। सैटर्न का उल्लेख शनि के रूप में आता है, शनि, शनिचर या सूर्यपुत्र के रूप में आता है। कई बार जो महाभारत में विभिन्न ग्रहों के नाम हैं वो किसी विशिष्ट गुण से भी होते हैं, जैसे श्याम काला या नील वर्ण होता है, उसको भी श्याम कहते हैं। श्वेता जो कि सफ़ेद या हल्का नीला इस तरह से आता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत ही नुकीला या तीव्र इस तरह से आता है। ये आपको ऐसे समय जब इस तरह की उपमाएं आती हैं तो आपको एक अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि महाभारत के लेखक का क्या संदर्भ था। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जो वर्ष के प्रारंभ का संदर्भ है वो उत्तरायण होने से, जैसे मकर संक्रांति पे या जिसको कहते हैं वसंत की समाप्ति पे, या फिर दक्षिणायन होने पे, या फिर इसके बाद में शरद की समाप्ति पे, ऐसे अलग अलग माना गया है। लेकिन महाभारत में ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है कि उन्होंने नव वर्ष का प्रारंभ कब माना गया है। इसलिए महाभारत में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और हर 2000 साल में कोई भी सीज़न, कोई भी ऋतु शुरू होती है, वो एक चंद्रमा के एक महीने से वो आगे हो जाती है प्रत्येक 2000 साल में।